हेलो बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्थशास्त्र का अध्याय 1 विकास। इस वीडियो में आज हम विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को नीतू क्लासेस चैनल को जो है आप जाकर जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विकास के बारे में। मैं आपको इससे पहले कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, तो वो आप देखिए। वह ऐसी चीज़ चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वह चीज़ जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। यानी विकास का अर्थ, यानी कि बच्चों, विकास का अर्थ ये है कि विकास एक ऐसी चीज़ है जो उनके लिए क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वह चीज़ जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके, वही तो विकास है। विकास कब होगा? जब लोगों की इच्छा पूरी होगी, उनकी आकांक्षाएं पूरी होगी, तभी तो उनके लिए वो विकास है। ठीक है, अब पढ़ते आगे। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। अब मैं इसका एक उदाहरण देख के आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके जो है कोई मित्र है आपका, तो हो सकता है कि आपको जो पसंद हो वो आपके मित्र को ना हो सकता है कि आपको खेलना पसंद हो बट आपके मित्र को जो है खेलना पसंद ना हो, तो यहाँ पे क्या होगा? आपस में विरोध हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से विकास का अर्थ भी यही है कि हो सकता है कि किसी के लिए जो चीज़ विकास है वो दूसरे के लिए वो चीज़ विकास ना हो, तो इससे क्या होगा? आपस में विरोध होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है। एक लड़की अपने भाई के सामने आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को ये पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति क्या करते हैं? ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे क्या हो सकता है? ज़मीन जलमग्न हो सकती है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी, वह इसका विरोध कर सकते हैं। और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे से चेक, बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह हमने दो बातें साफ हैं इसमें कि एक, अलग अलग लोगों के विकास के लिए अलग अलग विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। इसी तरीका से दूसरा जो है, एक के लिए जो विकास है हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे आय और अन्य लक्ष्य। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। अब कोई भी इंसान हो, वो क्या चाहता है कि जहाँ पे उसको अतिरिक्त आय मिल रही है वहाँ पे लोग उससे क्या करें? बराबरी का व्यवहार करें। दूसरे स्वतंत्रता, तीसरा उसको सुरक्षा मिले। ठीक है, और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। परंतु क्या होता है, कभी कभार भेदभाव होता है, तो वो क्या करते हैं? भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बल्कि कुछ मामलों में यह अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए जो है केवल भौतिक वस्तु ही प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, द्रव्य से खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जो है अभौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की अच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता। जैसे हम अपनी दोस्ती को माप नहीं सकते हैं कि वह हमसे कितना जो है लगाव रखता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगर आपको, मान लीजिए, अगर आपको कहीं दूर आपको इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप क्या करेंगे? उस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले आप क्या करेंगे? आप उसके बहुत से कारणों को सोचेंगे। पैसे के अलावा आप बहुत से कारणों को सोचेंगे कि जो परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, वहाँ पे सीखने के क्या अवसर है, तो यही सब आप देखेंगे। दूसरी, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है और आपको सुरक्षा की भावना भी दे। तो एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए प्राप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की संभावना भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे? आप वही नौकरी चुनेंगे ना जिसमें आपको आय भी कम मिले,
और वहाँ पे सुरक्षा की गारंटी भी मिले तो आप वही नौकरी करना चाहेंगे। वो वाली नौकरी थोड़ी ना आप करेंगे कि वेतन अतिरिक्त मिले और जो है वहाँ पे सुरक्षा ना मिले, तो आप वो वाली नौकरी नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह क्या है, विकास के लिए लोग जो है मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो अब हम देखते हैं, देशों की तुलना करने के लिए क्या किया जाता है, उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। यानी कि जिन देशों की आय अधिक होगी उन्हें कम वाले आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ये इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की। जहाँ पर अधिक आय होगी वहाँ पे क्या होगा, मानवीय आवश्यकताओं की जितनी भी सभी वस्तुएं हैं उनका अधिक होना, जो लोगों को पसंद है वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो अधिक आय वाले प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन वहीं जो अगर कम आय वाला देश होगा वहाँ पे लोग क्या है, अपनी मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं की जो है उनकी आसानी से पूर्ति नहीं हो पाती है, जो उन्हें पसंद है वो नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब एक देश की आय क्या है। ठीक है, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय, यानी कि उस देश के अंदर रहने वाले सभी जो निवासी हैं उनकी आय, इससे हम क्या करते हैं, देश की कुल आय का पता चलता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या क्या है, अलग अलग हो सकती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोग से बेहतर है, इसलिए हम क्या करते हैं, औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की जो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को भी क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ। औसत आय को ही जो है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यदि आपके एग्ज़ाम में जो है औसत आय के बारे में पूछे तो याद रखना, औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय निकाल जाती है बराबर में कुल आय, देश की कुल आय बटे में देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर जो है देश की प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय निकाली जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों सार्वजनिक सुविधाएं के बारे में। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में जो है औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है। इसके पीछे जो है महत्वपूर्ण कारण है। तो वो क्या है, इसका कारण ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि इंसान के जेब में रखा हुआ रुपया वैसे वस्तु और सेवाएं खरीद सकता है जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, नागरिक कितनी ही भौतिक वस्तुओं और सेवाएं का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है, यानी कि आपका जो पानी है वो आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। या फिर लोग जो है आजकल मिलावट वाली दवाएं वस्तुएं देते हैं, तो वो जो है जब तक आप ऐसे समुदायों में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहाँ ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है, द्रव्य आपको क्या करते हैं, संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए क्या करेगा, कदम नहीं उठाएगा। तो वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा आप सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं, अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद नहीं, जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को क्या हो, पढ़ने का अवसर मिले। ठीक है, आज अभी के भी टाइम में भी जो है लड़कियों को जो है लोग कम शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि अभी भी जो है बहुत से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि सरकार और समाज ने इसके लिए प्राप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई हैं। अब हम देखेंगे कि केरल में जो है शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि इसका कारण यही है कि वहाँ पर जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक इस प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है।
फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, HDI का क्या अर्थ है। तो HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, विकास की धारणीयता। तो पढ़ते हैं। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का स्तर क्या हो, घटता हो नहीं, ये और ऊंचा हो, या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार स्तर धारणीय नहीं है। तो ये धारणीय क्यों नहीं है, देखते हैं। भूमिगत जल, ये क्या है, एक नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुण्य पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन संसाधनों का क्या कर रहे हैं, मनुष्य अति उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुण्य प्रकृति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। अब गैर नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं, जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। यदि उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक दिन वो क्या होंगे, समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों की धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुण्य पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हम ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ क्या होंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। तो याद रखना कि नवीकरणीय जो है साधन है वो उनकी पुण्य पूर्ति हो सकती है, लेकिन गैर नवीकरणीय साधन जो हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे।